इसमें आज से हम आप लोगों के लिए जीके का बिल्कुल ही प्रारंभ से क्वेश्चन शुरू करते हैं और ये लास्ट तक हम बताएंगे। प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए कम से कम एक वीडियो प्रत्येक दिन हम बना करके इस यूट्यूब चैनल पर डाल दें। जो भी अभ्यर्थी है वे लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। तो ये सामान्य ज्ञान का प्रथम चैप्टर है, प्राचीन भारत का इतिहास। 1 नंबर प्रश्न है, वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है? तो इनका आंसर हो जाएगा पाषाण युग। फिर अगला प्रश्न है, पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इनका आंसर हो जाएगा 3, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। फिर अगला प्रश्न है, पुरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? इनका आंसर हो जाएगा शिकार व फल संग्रह। प्रश्न आपका बोल रहा था पुरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? इनका आंसर हो जाएगा शिकार व फल संग्रह। तो देखेंगे फिर अगला प्रश्न है, पुरा पाषाण युग के मानव जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? इनका आंसर हो जाएगा आग। फिर देखेंगे अगला प्रश्न बोल रहा है, पुरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? इनका आंसर हो जाएगा कुल्हाड़ी। प्रश्न आपका देखिए क्या बोल रहा था, बोल रहा है पुरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? तो इनका आंसर हो जाएगा कुल्हाड़ी। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा था, पुरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? इनका आंसर हो जाएगा कुल्हाड़ी। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है, पुरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? इनका आंसर हो जाएगा कठोर पत्थर। पुरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? इनका आंसर हो जाएगा कठोर पत्थर से। फिर आपका प्रश्न बोल रहा है, पुरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? इनका आंसर हो जाएगा पशुओं का। प्रश्न आपका बोल रहा था, पुरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ? इनका आंसर हो जाएगा पशुओं का। फिर आपका प्रश्न बोल रहा है, भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किस वर्षों के बीच माना गया है? इनका आंसर हो जाएगा 4000 से 2000 ईसा पूर्व। प्रश्न देखिए क्या बोल रहा था, भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है? इनका आंसर हो जाएगा 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? इनका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। प्रश्न आपका बोल रहा है, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? इनका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। प्रश्न आपका बोल रहा है, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? इनका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? इनका आंसर हो जाएगा पहिया या चक्र। प्रश्न आपका देखिए फिर से हम दोहरा देते हैं, पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? इनका आंसर हो जाएगा पहिया या चक्र। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है, किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? इनका आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग। प्रश्न बोल रहा है, किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? इनका आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग। प्रश्न बोल रहा है, किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? इनका आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग। अगला प्रश्न बोल रहा है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? तो इनका आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग। प्रश्न बोल रहा है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? इनका आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग में। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है, मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ? इनका आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग में।
प्रश्न बोल रहा है मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ? इनका आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग में। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखा? इनका आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग में। प्रश्न बोल रहा है मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखा? इनका आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग में। फिर देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? इनका आंसर हो जाएगा मध्यपाषाण युग में। प्रश्न आपका बोल रहा है तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? इनका आंसर हो जाएगा मध्यपाषाण युग में। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है मानव ने सबसे पहले किस अनाज फसलों की खेती शुरू की? इनका आंसर हो जाएगा गेहूं व जौ। प्रश्न बोल रहा है मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? इनका आंसर हो जाएगा गेहूं व जौ। प्रश्न आपका बोल रहा है मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? इनका आंसर हो जाएगा गेहूं व जौ। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है आदि मानव ने सबसे पहले किस पशुओं को पालतू बनाया? इनका आंसर हो जाएगा कुत्ता। प्रश्न बोल रहा है आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? इनका आंसर हो जाएगा कुत्ता। फिर अगला प्रश्न है बोल रहा है चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? इनका आंसर हो जाएगा भीमबेटका से, जो मध्य प्रदेश में है। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है, चलिए इन्हीं को दोहरा देते हैं पहले। बोला चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इनका आंसर हो जाएगा भीमबेटका से, जो मध्य प्रदेश में है। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है? इनका आंसर हो जाएगा आर्कियोलॉजी। फिर से दोहरा देते हैं, बोल रहा है प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। इनका आंसर हो जाएगा आर्कियोलॉजी। फिर अगला प्रश्न है बोल रहा है मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था? उनका आंसर हो जाएगा तांबा। प्रश्न बोल रहा है मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था? इनका आंसर हो जाएगा तांबा। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाण कालीन वस्तुओं का पता चला है? इनका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। प्रश्न बोल रहा है भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाण कालीन वस्तुओं का पता चला है? इनका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र उपकरणों के जखीरे कहाँ पाया गया है? इनका आंसर हो जाएगा गुंगेड़िया, मध्य प्रदेश में। प्रश्न आपका बोल रहा है भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र उपकरणों के जखीरे कहाँ पाया गया है? इनका आंसर हो जाएगा गुंगेड़िया, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किसका चित्रांकन हुआ है? इनका आंसर हो जाएगा पशुओं का। प्रश्न आपका बोल रहा है ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किसका चित्रांकन हुआ? इनका आंसर हो जाएगा पशुओं का। प्रश्न बोला ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? इनका आंसर हो जाएगा कांसा। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु था? इनका आंसर हो जाएगा सांड। प्रश्न बोल रहा है संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु था? इनका आंसर हो जाएगा सांड। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई? इनका आंसर हो जाएगा 2350 से 1750 ईसा पूर्व। प्रश्न आपका बोल रहा है रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई? इनका आंसर हो जाएगा 2350 से 1750 ईसा पूर्व। फिर देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का
सर्वप्रथम पता कब और किसके द्वारा हुआ? इनका आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। प्रश्न आपका बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किसके द्वारा हुआ? इनका आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? इनका आंसर हो जाएगा हड़प्पा में। प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? इनका आंसर हो जाएगा हड़प्पा में। अगला प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? इनका आंसर हो जाएगा आयताकार। प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? इनका आंसर हो जाएगा आयताकार। फिर देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल था। इनका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न आपका बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल था। इनका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न आपका बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल है। इनका आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। प्रश्न आपका बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल है। इनका आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। प्रश्न आपका बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरास्थल कौन सा है? इनका आंसर हो जाएगा सुतका गैंडोर जो पाकिस्तान में है। प्रश्न आपका बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरास्थल कौन सा है? इनका आंसर हो जाएगा सुतका गैंडोर जो पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न बोल रहा है सुतका गैंडोर किस नदी के किनारे स्थित है? इनका आंसर हो जाएगा दास्क। प्रश्न आपका बोल रहा है सुतका गैंडोर किस नदी के किनारे स्थित है? इनका आंसर हो जाएगा दास्क। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? इनका आंसर हो जाएगा शहरी व व्यापारिक। प्रश्न आपका बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? इनका आंसर हो जाएगा शहरी व व्यापारिक। फिर आपका अगला प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? इनका आंसर हो जाएगा नगर योजना। आपका प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? इनका आंसर हो जाएगा नगर योजना। फिर आपका प्रश्न बोल रहा है किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? इनका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। प्रश्न आपका बोल रहा है किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंट द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? इनका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। प्रश्न आपका बोल रहा है किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला? इनका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। फिर देखिए आपका प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहां के मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। इनका आंसर हो जाएगा लोथल। प्रश्न आपका बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहां के मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। इनका आंसर हो जाएगा लोथल। फिर आपका प्रश्न बोल रहा है किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? इनका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न आपका बोल रहा है किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? इनका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न आपका बोल रहा है किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? इनका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। फिर अगला प्रश्न है बोल रहा है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? इनका आंसर हो जाएगा अन्नानागार मोहनजोदड़ो। प्रश्न आपका बोल रहा है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? इनका आंसर हो जाएगा अन्नानागार मोहनजोदड़ो से। फिर देखेंगे अगला प्रश्न बोल रहा है किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? इनका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। प्रश्न आपका बोल रहा है किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? इनका आंसर हो जाएगा धोलावीरा।
प्रश्न आपका बोल रहा है किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है। इनका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। चलिए देखिए अगला प्रश्न बता रहे हैं। बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर माना गया है। इनका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। प्रश्न आपका बोल रहा था हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर माना गया है। इनका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। इसी में दिया हुआ है जुलाई 2021 में धोलावीरा को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ये 2021 की घटना है। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या है। तो इनका आंसर हो जाएगा शिल्पकारी। फिर देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था। इनका आंसर हो जाएगा शिल्पकारी। देखिए प्रश्न बोल रहा था हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था। इनका आंसर हो जाएगा शिल्पकारी। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है किन हड़प्पा पुरा स्थलों से मनके बनाने के कारखानों का साक्ष्य मिला है। इनका आंसर हो जाएगा लोथल व चुन्हू-दरो। प्रश्न बोल रहा है किन हड़प्पा पुरा स्थलों से मनके बनाने के कारखानों का साक्ष्य मिला। इनका आंसर हो जाएगा लोथल व चन्हू-दरो। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है किन हड़प्पा पुरास्थल से गोदी डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है। इनका आंसर हो जाएगा लोथल से। प्रश्न बोल रहा है किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी डॉकयार्ड का प्रमाण मिला। इनका आंसर हो जाएगा लोथल से। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा में मापतोल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। इनका आंसर हो जाएगा दशमलव। प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा में मापतोल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। इनका आंसर हो जाएगा दशमलव। प्रश्न आपका बोल रहा है हड़प्पा में मापतोल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। इनका आंसर हो जाएगा दशमलव। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी। इनका आंसर हो जाएगा 2 व 16। प्रश्न आपका बोल रहा है हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी। इनका आंसर हो जाएगा 2 व 16। प्रश्न आपका बोल रहा है हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी। इनका आंसर हो जाएगा 2 व 16। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की। इनका आंसर हो जाएगा कपास। प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की। इनका आंसर हो जाएगा कपास। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था। इनका आंसर हो जाएगा गेहूं व जौ। प्रश्न आपका बोल रहा है हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था। इनका आंसर हो जाएगा गेहूं व जौ। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं। इनका आंसर हो जाएगा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। प्रश्न आपका बोल रहा है किस हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले। इनका आंसर हो जाएगा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। प्रश्न आपका बोल रहा है किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं। इनका आंसर हो जाएगा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। प्रश्न आपका बोल रहा है किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है। इनका आंसर हो जाएगा लोथल व रंगपुर। प्रश्न आपका बोल रहा है किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है। इनका आंसर हो जाएगा लोथल व रंगपुर। प्रश्न आपका बोल रहा है किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है। इनका आंसर हो जाएगा लोथल व रंगपुर। प्रश्न आपका बोल रहा है किस हड़प्पा से जौ, तिल, सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनका आंसर हो जाएगा बनावली। प्रश्न आपका बोल रहा है किस हड़प्पा से
जो तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए, इनका आंसर हो जाएगा बनावली। प्रश्न आपका बोल रहा है किस हड़प्पा से जो तिल सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इनका आंसर हो जाएगा बनावली। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।